जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो हरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहोणं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणि, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रदानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनं। तज्जयति परमज्योति, समं समस्तेरिनन्ति पर्याय, दर्पण तल इव सकला, प्रतिफलति पदार्थ मालिका। यत्र परमागमस्य जीवं, निषेध्य जात्यन्त सिन्धुर्विधानम्। सकल ने विलसितानां, विरोधिमथिनमिनमामने कान्तम्। विरोधिमथिनमिनमामने कान्तम्। उत्तमे क्षमादिक धर्मे आत्म का, सहज निज भाव है। सुख शांति का है हेतु जग में, मुक्ति का सुउपाव है मूल सम्यक दर्शन निज में, लीनता में ये धर्म बंधु सुभाऊ। भावना हो पूर्ण दश लक्षण धर्म, हो पूर्ण दश लक्षण धर्म। आचार्य अमृतचंद देव द्वारा विरचित यह परम मांगलिक ग्रंथ श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय जी, जो उक्त की पुरुष के अर्थ की सिद्धि का उपाय बताने वाला, उस अचल चैतन्य स्वभाव, उस ज्ञायक स्वभाव को बताने वाला, उस ज्ञायक स्वभाव की प्राप्ति ही पुरुषार्थ सिद्धि है। उस पुरुषार्थ सिद्धि का उपाय बताने वाला यह अद्भुत व अनुपम ग्रंथ, जो कि 226 श्लोकों में निबद्ध है, रत्नात्रय का मार्ग बताने वाला है, चरणान योगों में महान है ही, अध्यात्म का भी अद्भुत ग्रंथ है। अध्यात्म व चरणान योग की मैत्री बताने वाला अद्भुत ग्रंथ है ये। इस पर हमारी चर्चा चल रही है। आचार्य अमृतचंद देव सम्यक दर्शन अधिकार कहने के बाद सम्यक ज्ञान अधिकार की बात कर रहे हैं कि सम्यक दृष्टि जीव को सम्यक ज्ञान का सेवन करना चाहिए। सम्यक ज्ञान का सेवन किस प्रकार करें? सम्यक ज्ञान का सेवन वास्तव में क्या है? सम्यक ज्ञान का सेवन करने का मतलब क्या है? किस प्रकार से सम्यक ज्ञान का सेवन किया जाए, उस संबंधी यहाँ बात चल रही है 31 और 32 नंबर के श्लोक में। देखो क्या कह रहे हैं। इत्याश्रित सम्यक्त्वा, सम्यक ज्ञानम निरुपयतनेन, आम्नाय युक्ति योगे समुपास्यं नित्यमात्महिते, प्रथदाराधनमेष्टं दर्शन सहभाविनोऽपि बोधस्य, लक्षण भेदेन यतो नानात्वं संभवति अनयो। अनव्यार तो पढ़ ही लिया है हमने। निरुप्य यत्न समुपास्यम, प्रयत्न पूर्वक विचार करके भली प्रकार से इसका सेवन करना चाहिए। और इसका सेवन आमना युक्ति के माध्यम से होता है। और युक्ति के अंदर प्रमाण और न्याय आते हैं। उसमें हमारी चर्चा न्याय पर चल रही है। न्याय तो एक बहुत व्यापक विषय है।
बहुत आचार्यों ने, बहुत विद्वानों ने इस पर लेखनी भी चलाई है। नय का विषय तो बहुत ही बड़ा है, नय चक्र तो कोई छोटा नहीं है। लेकिन यहाँ मुख्य रूप से द्रव्य आर्थिक और पर्याय आर्थिक नय की बात की है। और द्रव्य आर्थिक पर्याय आर्थिक में भी मात्र नेगम आदि 7 न्यायों की बात की है। जबकि द्रव्य आर्थिक और पर्याय आर्थिक न्याय के भेद तो कुछ अलग हैं, और भी अलग भेद हैं। बात कर ली थी हमने उनकी भी थोड़ी सी। तो द्रव्य आर्थिक और पर्याय आर्थिक न्याय की यहाँ बात चल रही है। प्रमाण का अंश है ये न्याय, प्रमाण नहीं है, और प्रमाण का एक अंश है। न्याय अंशी को नहीं बताता, न्याय अंश को बताता है। अंशी को बताने का काम है प्रमाण का, और अंश को बताने का काम है न्याय का। जहां न्याय से बात हो रही हो वहां समझना अंश की बात हो रही है, और जहां अंशी की बात हो रही हो वहां समझना कि प्रमाण की बात हो रही है। इसलिए यहाँ अंश को न्याय कहते हैं, प्रमाण के अंश को, और उस प्रमाण को, अंशी को प्रमाण कहते हैं। तो यहाँ द्रव्य आर्थिक और पर्याय आर्थिक दो अंश हैं वस्तु के। एक सामान्य अंश है, एक विशेष अंश है। तो सामान्य अंश को बताए वह द्रव्य आर्थिक, और जो विशेष अंश को बताए वह पर्याय आर्थिक। उसकी परिभाषा भी यहाँ हमने देख ली थी। जो द्रव्य को मुख्य करके अनुभव कराए वह द्रव्य आर्थिक ने, और जो पर्याय की मुख्यता से अनुभव कराए वह पर्याय आर्थिक ने है। द्रव्य आर्थिक ने के 3 भेद हैं, नैगम ने, संग्रह ने, और व्यवहार ने। नैगम ने में भी 2 भेद हैं, अर्थ ने और ज्ञान ने। ज्ञान न्याय के फिर 3 भेद हैं, और अर्थ न्याय के फिर 9 भेद हैं। अर्थ न्याय के भी 3 भेद हैं, 3 के फिर 9 भेद हैं। उन सब के नाम भी हमने कल देख लिए थे। रिवीजन इसलिए कर दिया आपको याद हो जाए। हमारी बात नैगम न्याय की ज्ञान न्याय के आधार से हो गई थी। अर्थ न्याय के आधार से हमको बात करनी है। कल हमने प्रारंभ की थी बात अर्थ न्याय के आधार से। ज्ञान न्याय के आधार से हमने बात कर ली थी। ज्ञान न्याय सत असत सबको विषय बनाता है। उनकी सत्ता हो नहीं हो उससे कोई मतलब नहीं रहता है। उस सबको विषय बनाता है, उसका नाम है ज्ञान ने। और अर्थ ने सत्ता भूत पदार्थों को कोई विषय बनाता है, असत को विषय नहीं बनाता। क्योंकि अर्थ ने अर्थ होना चाहिए, अर्थ वस्तु। वो वस्तु होनी चाहिए तो बात करेगा अर्थ ने, नहीं तो नहीं करेगा। और ज्ञान ने कुछ भी बात कर लेगा। ज्ञान ने के भेद हो ही गए थे, भूत भावी और वर्तमान। अभी हम अर्थ ने की पिछा बात कर रहे थे। अर्थ ने की डेफिनेशन कल क्या देखी थी हमने, आप में से कोई बताएं। अर्थ ने के आधार से नैगम ने किसे कहते हैं? बताइए। अर्थ नहीं के आधार क्या पूछ रहे हैं? अर्थ ने के आधार से नैगम ने किसे कहते हैं? सत्ता, वस्तु की सत्ता, सत्ता होनी चाहिए, उसमें कल्पना नहीं होती है अर्थ नहीं में तो। नहीं, ये परिभाषा नहीं है, परिभाषा पूछ रहा हूं मैं। तो परिभाषा क्या है? लक्षण क्या, लक्षण ये बता दो, लक्षण क्या है उसका? अर्थ ने के आधार से नैगम ने का लक्षण क्या है? देखो। हाँ। संकल्प के आधार पर बात करता है। अरे वो तो ज्ञान ने भी करता है। मैं अर्थ ने के आधार से पूछ रहा हूँ, वो तो ज्ञान ने भी करता है संकल्प के आधार से। तो बात हमने कल बात कर ली थी उसकी। तो अच्छा, कल हमने परिभाषा बताई थी, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं। देखो, श्लोक वार्तिक हमको में, थोड़ा दिखा दो श्ल- फिर। श्लोक करवा वार्तिक में एक तो परिभाषा थोड़ा आती है। नेकम गमो ने गमः। नेकम गमो ने गमः। नेकम का संधि विच्छेद करेंगे तो ना एकम गमो ने गमः। जो एक को ग्रहण नहीं करता, लिख नहीं पाते दोनों को हैं। ग्रहण करता है, उसको नेगम ने कहते हैं। नेकम गमो ने गमः। ये नेगम की नेगम नेगम का अर्थ है लिखेंगे शाब्दिक अर्थ। टाइम तो लगेगा लिखने में देखो कोई बात नहीं है। नेकम दिगमो नेगमः।
तो ना एकम गमो न गमा, जो एक को ग्रहण नहीं करता गम दोनों को ग्रहण करता है। कर्म ने बात की थी, गम भेद और अभेद दोनों को ग्रहण करता है। भेद को भी ग्रहण करता है, अभेद को भी ग्रहण करता है, लेकिन पर्याय को ग्रहण नहीं करता। ग्रहण द्रव्य को ही करता है। कर्म ने बात कर ली थी, वो बात नहीं दोनों करे, को आगे बढ़ते हैं हम। कि दोनों यहाँ को भेद करता है। भेद का अर्थ यहाँ पर्याय से नहीं है। ठीक है, अभेद का अर्थ यहाँ उस अभेद द्रव्य से नहीं है, और भेद का अर्थ यहाँ उन गुण पर्याय भेदों से नहीं है। जो यहाँ भेद, देखो न है, न में बहुत सारी गुत्थियां मिलेंगी आपको। मीन्स कहीं पर न कुछ कहेगा, कहीं पर कुछ कहेगा, कहीं भेद का मतलब कुछ है, कहीं अभेद का मतलब कुछ है, कहीं अभेद का मतलब कुछ है, कहीं भेद का मतलब कुछ है। तो वो हमें न के हिसाब से समझना पड़ेगा कि कौन कहाँ पे क्या कह रहा है। इसलिए वस्तु स्वरूप को समझने के लिए न्यायों का ज्ञान आवश्यक है। नेकम क्या बताया था? नेकम, अब मैं लिख रही न हूँ। नैकम गमो नेगमः। नेकम गमो। नेगमः श्लोक वार्तिक में श्लोक है ये 35 नंबर का, उसमें परिभाषा दी है ये। नेकम गमो नैकम गमो नेगमः। तो कोई बात नहीं, वो नेगमा। आप देख लेना, 35 नंबर का श्लोक है श्लोक वार्तिक में। यहाँ तो वो तो क्या मेरे कह पास रहे हैं, है ही एक को नहीं। विषय नहीं करता है, दो को विषय करता है, दो को ग्रहण करता है। दो को ग्रहण करता है अर्थात संग्रहण्य को भी ग्रहण करता है और व्यवहार्य को भी ग्रहण करता है। तो अब हमें नैगम्य समझने के लिए संग्रहण्य और व्यवहार्य को भी समझना पड़ेगा साथ में। तो हम संग्रहण्य व्यवहार्य को समझते हैं। देखो एक तो सिंपल सा है, ये दो को ग्रहण करता है, तो ये या तो दो धर्मों को ग्रहण करेगा एक साथ, दो धर्मों को ग्रहण करेगा, दो धर्मियों को ग्रहण करेगा, या एक धर्म और एक धर्मी को ग्रहण करेगा। उसके आधार से इसके भेद बनेंगे। धर्मी होता है धर्मी कहते हैं द्रव्य को, और धर्म कहते हैं पर्याय को, है ना। लेकिन पर्याय की बात हम्म। नहीं है यहाँ पे, ये ध्यान रखना। मैं याद करने के हिसाब से बता रहा हूँ, नाम नाम भी क्यों है, और नाम क्यों है ये। जैसे इसके तीन वेद है ना, अर्थ ने के आधार से तीन वेद हैं, द्रव्य पर्याय और द्रव्य पर्याय, ये तीन वेद हैं। तो यहाँ बात पर्याय की नहीं है। द्रव्य अर्थात धर्मी, पर्याय अर्थात धर्म, और द्रव्य पर्याय अर्थात धर्म और धर्मी। तो दो धर्मों को एक एक करेगा, दो धर्मों को ग्रहण करेगा, तो हम कहेंगे पर्याय नैगम्य, पर्याय नैगम्य। दो धर्मियों को ग्रहण करेगा तो हम कहेंगे द्रव्य नैगम्य। एक धर्म और एक धर्मी को ग्रहण करेगा तो हम कहेंगे द्रव्य पर्याय ने। अब उसमें भी शुद्ध धर्मी को ग्रहण करेगा या शुद्ध धर्मी को ग्रहण करेगा, फिर शुद्ध द्रव्य निगम ने, अशुद्ध द्रव्य निगम ने, शुद्ध अर्थ पर्याय निगम ने, व्यंजन के आधार से भी सारी वो सारी बातें लगा लेना। उनके हम भेद प्रभेदों में नहीं जा रहे। तो यहाँ पर क्या है कि नैगम्य को समझने के लिए हमको संग्रहण्य व्यवहार्य समझना है। तो हम संग्रहण्य व्यवहार्य पे चलते हैं सीधा, और संग्रहण्य व्यवहार्य के आधार से बात करते हैं। कर्म ने रूपरेखा तो संग्रहण्य व्यवहार्य की बताई दी थी आपको। देखो संग्रहण क्या करता है, सामान्य रूप से पदार्थों के ग्रहण को संग्रहण कहते हैं। संग्रहण, संग्रह, संग्रह शब्द क्या बता रहा है, समग्रहण। संग्रह अर्थात समग्रहण, समग्रहण अर्थात समान रूप से ग्रहण करता है। मैं याद करने के हिसाब से बता रहा हूं आपको, संग्रह का संधि विच्छेद करेंगे तो सम प्लस समग्रह। ग्रह, हम्म। समग्रहण। हम्म। समग्रहण अर्थात जो समान रूप से ग्रहण करे, समान रूप से ग्रहण करे अर्थात जो समानता के आधार से ग्रहण करे, समानता के आधार से ग्रहण करे। या हम कहें समग्रहण अर्थात जो सामान्य के आधार से ग्रहण करे। अब यहाँ भी सामान्य का अर्थ वो सामान्य मत लेना, ये ध्यान रखना। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि गड़बड़ी मत कर लेना। यहाँ सामान्य का अर्थ वो सामान्य नहीं है। इसलिए मैंने कल कहा था, सामान्य में बहुत सारे सामान्य, सामान्य के भेद पढ़ेंगे, द्रव्य में बहुत सारे द्रव्य के भेद पढ़ेंगे। सामान्य एक ही प्रकार का नहीं है, द्रव्य एक ही प्रकार का नहीं है, कि हर जगह अलग अलग प्रकार से बातें होंगी, द्रव्य की भी, सामान्य की भी, विशेष की भी, भेद की भी, अभेद की भी। हर प्रकार से बातें होंगी, बहुत प्रकार से बातें होंगी।
तो सामान्य रूप से पदार्थों के ग्रहण को संग्रहण कहते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं द्रव्य कितने होते हैं? 6। नहीं, द्रव्य 6 नहीं होते, गलत आंसर है आपका। द्रव्य एक होता है। हाँ, जब एक हो गया संज्ञा से। द्रव्य 6 नहीं होते, द्रव्य एक हो गया। ठीक है, मैं मतलब गलत नहीं कह रहा हूँ, आप मैं संग्रहण की बात कर रहा हूँ मैं अभी, कि द्रव्य को 6 नहीं देखता। संग्रहण है 6, द्रव्य देखता ही नहीं है, वो कहता ही नहीं है द्रव्य 6 है। वो कहता है द्रव्य एक ही है, बस दूसरा कोई द्रव्य नहीं है। कि क्या है एक द्रव्य? की सत्ता लक्षण वाला, सामान्य लक्षण वाला। सामान्य लक्षण से बात करेगा वो सत्ता लक्षण से बात करेगा। वो दूसरा लक्षण देखेगा ही नहीं। आप हम कहेंगे वे द्रव्य 6 होते हैं कि नहीं होते 6, वो ये कहेगा। संग्रह ने क्या कहेगा? द्रव्य 6 नहीं होते, द्रव्य एक होता है। वो द्रव्य 6 दिख ही नहीं रहा है। इसका अर्थ द्रव्य 6 नहीं है ये भी नहीं है, लेकिन वो नहीं देख रहा है 6 द्रव्य, वो एक ही द्रव्य को देख रहा है। इसका अर्थ है समग्रहण। वो सामान्य से ग्रहण कर रहा है, वो सत्तापने की अपेक्षा ग्रहण कर रहा है। जैसे 6 जाति के समस्त द्रव्य सत्ता लक्षण युक्त हैं। देखो संग्रहण में एक बात और करूं मैं, यदि संग्रहण व्यवहार ने दोनों के एक साथ लेके बात करता हूं। कल मैंने बात की थी, संग्रहण ग्रहण करता है और व्यवहार ने बिखेर देता है। विभाग ने। संग्रहण का काम ग्रहण करने का है, इकट्ठा करने का काम संग्रहण का है, और उनको बिखेरने का काम व्यवहार का है। सत्ता, सत्ता भी दो प्रकार की होती है। एक महासत्ता होती है, अवान्तर सत्ता होती है। ये सादृश्य अस्तित्व होता है, एक स्वरूप अस्तित्व होता है। पढ़ा है आपने, पंचाशती काय में भी है, हाँ नियम सारणी पढ़ा में है, भी है। पढ़ा है। लेकिन यहाँ पर महासत्ता अवान्तर सत्ता का अर्थ कुछ अलग है। हम्म। स्वरूप अस्तित्व और सादृश्य अस्तित्व का अर्थ कुछ अलग है। यहाँ पर क्योंकि वहां जो महासत्ता अवान्तर सत्ता आपने पढ़ी है, वो एक द्रव्य की अपेक्षा पढ़ी है। सादृश्य अस्तित्व स्वरूप अस्तित्व की अपेक्षा एक द्रव्य की अपेक्षा बात की है। वहां पर तो सामान्यपना द्रव्य का और विशेषपना द्रव्य का, उसके आधार से बात की है। लेकिन यहाँ पर वो महासत्ता अवान्तर सत्ता, उन महासत्ता अवान्तर सत्ता की बात नहीं करेगा। क्योंकि वो तो फिर एक एक तो पर्यायार्थिक न्याय का विषय है, अवान्तर सत्ता तो पर्यायार्थिक न्याय का विषय है, और महासत्ता द्रव्यार्थिक न्याय का विषय है। तो वो महासत्ता अवान्तर सत्ता की बात नहीं करेगा यहाँ पे, ये भी ध्यान रखना। ये बहुत सारी बातें हैं। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ, दो प्रकार की सत्ता है, महासत्ता भी अवान्तर सत्ता भी है। तो संग्रह ने, जब सत्ता दो प्रकार की है और सत्ता की बात कर रहा है संग्रह ने, तो संग्रह ने सत्ता की बात कर रहा है, सत्ता दो प्रकार की है, तो संग्रह ने भी दो प्रकार के हैं। संग्रह ने भी दो प्रकार के हैं। कि कौन कौन से हैं? दो, एक शुद्ध संग्रह ने है और एक अशुद्ध संग्रह ने है। ठीक है, एक शुद्ध संग्रह ने, एक अशुद्ध संग्रह ने। शुद्ध संग्रह ने महासत्ता के आधार से बात करता है, और अशुद्ध संग्रह ने अवान्तर सत्ता के हिसाब से बात करता है। ठीक है, महासत्ता के हिसाब से शुद्ध संग्रह है, और अवान्तर सत्ता के हिसाब से अशुद्ध संग्रह है। और और यहाँ अवान्तर पर जो, सत्ता का अर्थ क्या है? यहाँ हाँ यहाँ पर अवान्तर सत्ता का क्या अर्थ पड़ती है इसमें? बताऊंगा, मैं उदाहरण से समझाऊंगा आपको अभी, तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं तो थोड़ा भी टेक्निकल वर्ड बता रहा हूँ, फिर मैं भी समझाऊंगा उदाहरण से। तो मैं आपको बता दूंगा अवान्तर सत्ता का भी, अवान्तर सत्ता का क्या अर्थ है यहाँ पे। अभी मैं उदाहरण समझाऊंगा, पहले मैं ये जो वर्ड है उनको बता दूं एक बार। महासत्ता अवान्तर सत्ता, महासत्ता के आधार से शुद्ध संग्रहण है, अवान्तर सत्ता के आधार से अशुद्ध संग्रहण है। और जो ये शुद्ध संग्रहण है, इसको सामान्य भी कहते हैं, पर भी कहते हैं, पर संग्रहण भी कहते हैं इसको। और जो अशुद्ध संग्रहण है उसको विशेष संग्रहण कहते हैं, और अपर संग्रहण भी कहते हैं। लेकिन यहाँ फिर मैं कह रहा हूँ, बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ विशेष का अर्थ वो विशेष नहीं है, अवान्तर सत्ता का अर्थ वो अवान्तर सत्ता नहीं है। मैं बताऊंगा, जैसे बता ही देता हूँ चलो पहले। जैसे जैसे द्रव्य कितने हैं विश्व में? कि एक है। महासत्ता अवान्तर। ये महासत्ता, ये द्रव्य महासत्ता रूप से है। और द्रव्य 6 हैं, ये अवान्तर सत्ता है द्रव्य की। अच्छा।
ये द्रव्य की अवांतर सत्ता है कि द्रव्य छह है। ठीक है, द्रव्य एक है, ये महासत्ता है। द्रव्य छह है, ये अवांतर सत्ता है। ये भी डेफिनेशन सही नहीं है, अभी भी मैं बताऊंगा आपको उदाहरण और देके। अभी मैं बात करता हूं पहले। देखो, शुद्ध संग्रहण में सत्य रूप का ग्रहण होगा और अशुद्ध में जाति विशेष का ग्रहण होता है। अशुद्ध में क्या होता है? अशुद्ध संग्रहण में अवांतर सत्ता जाति विशेष के आधार से बात करती है। जैसे और शुद्ध शुद्ध संग्रहण सामान्य की अपेक्षा बात करता है। जैसे भी कहा ना, द्रव्य छह प्रकार के हैं, तो छह द्रव्यों की अपनी अपनी जाति है। एक जीव द्रव्य की अपनी एक जाति है, पुद्गल जाति द्रव्य की अपनी अपनी एक है। जाति है, हम्म में धर्म की अपनी एक जाति है, अधर्म की अपनी एक जाति है, और सामान्यपना द्रव्य है सब में। तो वो सामान्यपना उसकी महासत्ता है, और वो जातिपने की अपेक्षा उसकी अवांतर सत्ता है। हम्म तो इसकी अपेक्षा बात करेगा वो सामान्य की अपेक्षा, तो शुद्ध संग्रहण कहलाएगा। और जब वो अवांतर सत्ता से बात करेगा, तो फिर वो अशुद्ध संग्रहण कहलाएगा। ठीक है, इसकी देखो श्लोक वार्तिक में डेफिनेशन मिलती है संग्रहण की, कि यानी एक विशेषता के आधार पर। कुछ कह रहे हैं क्या आप? यानी कि अवांतर सत्ता भिन्न नहीं, यहाँ अवांतर सत्ता का अर्थ वो नहीं है जो पंचतास्तिकाय में और नियम सारजी में है। महासत्ता अवांतर सत्ता जाति आप लेट अपेक्षा आए हैं, लेना, जाति अपेक्षा। या वहां चेतन पर वो जो जाति महासत्ता अवांतर सत्ता है वो इसका अर्थ नहीं है यहाँ पे। यहाँ महासत्ता अवांतर सत्ता का अर्थ वो नहीं है जो पंचतास्तिकाय में और नियम सारजी में पढ़ा है। सादस्य अस्तित्व स्वरूप अस्तित्व की बात भी करूंगा मैं अभी, लेकिन यहाँ सादस्य अस्तित्व स्वरूप अस्तित्व की बात भी वो नहीं है जो नियम सारजी में और पंचतास्तिकाय में आपने पढ़ी है। यहाँ वो बात नहीं है, उस अपेक्षा से कथन नहीं है, और वो बात ही नहीं है यहाँ पे। क्योंकि वहां तो भी द्रव्य पर्याय दोनों की बात आएगी, और उसकी बात यहाँ कर नहीं रहे। यहाँ द्रव्य की बात कर रहे हैं हम, द्रव्य आर्थिने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो श्लोक वार्तिक में क्या डेफिनेशन है? एक विशेषता के आधार पर अनेक पदार्थों में एकत्वपना स्थापित करने का काम करता है ये संग्रहण है, और लेकिन उसकी जाति का विरोध नहीं करता है। उसकी जाति का विरोध नहीं करता है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि, मेरी ऐसा कहूं, पूछूं नहीं मैं कह ही देता हूं, मेरी ऐसा कहूं कि जीव और पुद्गल में कोई अंतर नहीं है, तो सही है कि गलत है बात? संग्रहण ऐसा, कि हाँ, जीव और पुद्गल में कुछ भी अंतर नहीं है। संग्रहण ऐसे कहेंगे। हाँ, कि महासत्ता रूप से सही है। क्यों क्यों अंतर नहीं है? क्योंकि जीव भी सत्ता लक्षण वाला है और पुद्गल भी सत्ता लक्षण वाला है, इसलिए दोनों में कोई अंतर नहीं है। अब अवांतर सत्ता से जब बात करेगा, तो फिर हम जीव को ही अलग कहेंगे, पुद्गल को अलग कहेंगे। जीव की जाति अलग है, जीव चैतन्य लक्षण वाला है और पुद्गल जड़ जल लक्षण वाला है। तो हमने दोनों की जाति अलग कर दी चैतन्य और जड़ के आधार से। तो ये हो गई उसकी अवांतर सत्ता द्रव्य की, कि हमने जीव और पुद्गल को अलग अमांतर अलग कर सत्ता दिया माने अवांतर विवाह, सत्ता के आधार से। हाँ, विवाह से। अमांतर सत्ता माने विवाह से अशुद्ध संग्रहण है। नहीं, अशुद्ध संग्रहण का अर्थ यहाँ परार्थिक विभाव में स्वभाव वो वाली बात नहीं है। यहाँ अच्छा, शुद्ध और अशुद्ध का अर्थ वो विभाव स्वभाव वाली बातें नहीं है। जाति अपेक्षा व्यवहार बताया है ना व्यवहार परार्थिक ने। जाति व्यवहार। अपेक्षा हम ले लेंगे फिर। या हाँ, मतलब वही कहना चाह रहा हूँ, लेकिन मतलब वो वाला विभाव मत समझना। यहाँ हमने अशुद्ध क्यों कह रहे हैं उसका भी लॉजिक बता दूं मैं आपको। अशुद्ध इसलिए कह रहे हैं कि जब हम ये कह रहे हैं जीव द्रव्य, जब हम जीव द्रव्य कह रहे हैं, तो हमने विश्व के सारे द्रव्यों को नहीं लिया है, इसलिए अशुद्ध है वो, शुद्ध नहीं है बात। क्योंकि हम बात कर रहे हैं द्रव्य की और कह रहे हैं जीव द्रव्य, तो जीव द्रव्य कहने में हमने सारे द्रव्यों का संग्रह नहीं किया, और जबकि संग्रह में हमको सारे द्रव्यों का संग्रह करना चाहिए था। और हमने संग्रह किसका किया? मात्र जीव द्रव्य का, जीव का, चैतन्य लक्षण वालों का संग्रह किया है हमने। इसलिए शुद्ध नहीं है, अशुद्ध है। इसलिए ये इतना अर्थ है शुद्ध अशुद्ध का यहाँ पे, कि हमने सबका संग्रह नहीं किया है। जीव द्रव्य हम कह रहे हैं, तो हमने सारे द्रव्यों का संग्रह नहीं किया है, इसलिए ये अशुद्ध है, शुद्ध नहीं है ये संग्रह। ये संग्रह सही नहीं है। शुद्ध कैसे होएगा? शुद्ध होगा द्रव्य, एक द्रव्य है बस। विश्व विश्व में महासत्ता क्या से है? शुद्ध होगा, द्रव्य बस। महासत्ता से। विश्व में कुछ भी नहीं है। और ये शुद्ध है। हमने द्रव्य कहने में विश्व के सारे द्रव्यों का संग्रह कर लिया, लेकिन जीव द्रव्य कहने में हमने सारे द्रव्यों का संग्रह नहीं किया है, इसीलिए जीव द्रव्य कहना यह अशुद्ध संग्रहण है।
और जीव द्रव्य ने संग्रह क्यों है फिर? आपको ये भी लग रहा होगा, अभी आपने प्रश्न नहीं पूछा, पूछना चाहिए था जीव तत्व। कि ये तो व्यवहार हो गया फिर, कि हाँ वही तो द्रव्य कहने एक, लगा। द्रव्य अभेद, द्रव्य एक पना, एक द्रव्य है विश्व में, बस ये संग्रह हो गया। अब जब हमने इसके भेद कर दिए, भेद करने का काम तो व्यवहार ने का है। हम्म। आपको प्रश्न पूछना चाहिए था ये कि आप इसको संग्रह कैसे कह रहे हो? हम बात ये तो नहीं हमने कहा था अभी, व्यवहार से कहे हैं। अच्छा, मैंने विभाव सुना था, नहीं व्यवहार से नहीं है वो संग। हाँ यही अब तो मैं देखो, कह रहा था। अब देखो, इसी को व्यवहार से भी कहेंगे, संग्रह से भी कहेंगे। संग्रह जैसे, जैसे हम ये कहें कि गति, गति कितनी होती है? चार गति, पंचम गति। नहीं, गति एक होती है बस, अवस्था विशेष, इसका नाम गति है, चार गतियां नहीं होती। अवस्था गतियां एक विशेष होती है, ठीक अवस्था है। विशेष। हाँ ये ठीक है, संग्रह है। समझ में। अब हम कहें गतियां चार होती हैं, तो ये कथन व्यवहार से है। अशुद्ध अशुद्ध हो गया। है ना? नहीं, अशुद्ध संग्रह नहीं है, मैं वही बताना चाह रहा हूँ अभी, अशुद्ध संग्रह नहीं है, ये व्यवहार ने। गतियां चार होती हैं, ये व्यवहार ने। गति हम्म, एक होती है, ये संग्रह ने। हम्म, अब हम कहें मनुष्य गति, हम्म। तो मनुष्य गति कहना संग्रह ने, गति चार अशुद्ध कहना व्यवहार ने। क्योंकि चार गतियों को समेटा था किसने? संग्रह ने। और उन चार गतियों को बिखेर दिया किसने? व्यवहार व्यवहार ने। में। हम्म, अब हम कह रहे हैं मनुष्य, मनुष्य गति, तो हम्म, मनुष्य गति में वो सारे मनुष्यों का संग्रह कर रहा है। मनुष्य गति कहने में हमने मनुष्य, सारे मनुष्यों का संग्रह कर लिया है। इसलिए जब हम कह रहे हैं मनुष्य गति, तो फिर ये संग्रह हो गया। और जब हम और कहेंगे कि गति चार होती हैं, एक मनुष्य गति, एक देव गति, एक तिर्यंस गति, एक नरक गति, तो ये मनुष्य गति व्यवहार का विषय, और यही मनुष्य गति संग्रह का विषय। अब इसे अशुद्ध कैसे कहेंगे? अशुद्ध इसलिए कहेंगे कि हम्म, जब हम कह रहे हैं मनुष्य गति, तो तो अशुद्ध हो हमने सारी गतियों को संग्रह नहीं बनाया है। और जबकि संग्रह का अर्थ तो है सबका संग्रह करे, शुद्ध तो वो है सबका संग्रह करे। यथार्थ परमार्थ शुद्ध, परमार्थ शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए यहाँ, लेकिन परमार्थ से कहें, मीन्स परमार्थ शब्द तो नहीं कहें, खैर मतलब यहाँ यथार्थ रूप से कहें, यथार्थता, यथार्थता ये है कि गति एक है। संग्रह ये है, यथार्थ संग्रह तो ये है कि गति एक है। अब जब हम मनुष्य गति कह रहे हैं, तो मनुष्यों का संग्रह कहना है, संग्रह न है, लेकिन यथार्थ संग्रह न नहीं है। यथार्थता के अपेक्षा शुद्ध अशुद्ध का भेद है। दिमाग बाहर से हटाना पड़ेगा ना। अब ये बात तो समझ में आती है, पर एक बात पूछ रहे हैं, हाँ इससे लाभ क्या है? हाँ। अब ये इतनी सब पंचायत की व्याप्तियां हैं, इससे मिल नहीं खा रहा है, अभी इससे अभी न मैं इसका देखने को। अभी मैं इसका लाभ बताऊंगा आपको, संज्ञा ने व्यवहार को समझाने के बाद मैं लाभ बताऊंगा। संज्ञा ने व्यवहार का क्या लाभ है, इसके वस्तु स्वरूप नहीं जान पाओगे आप। ये इतना इतना बड़ा लाभ है इससे। क्या लाभ है बताता हूँ मैं अभी, देखो अभी क्या कह रहा था मैं, हाँ। संग्रह ने सामान्य से ग्रहण कर रहा है, अशुद्ध संग्रह ने जाति अपेक्षा ग्रहण कर रहा है। ठीक है। जैसे मैंने भी कह दिया था, अस्तित्व, द्रव्य का अस्तित्वपना महासत्ता है, और चेतनपना अवान्तर सत्ता है जीव द्रव्य के लिए। हम्म, जीव द्रव्य की महासत्ता है अस्तित्वपना, और अवान्तर सत्ता है चेतनपना। ठीक है, ये भी हो गई बात हमारी। आ, चलो ठीक है, संग्रहण की बात हो गई। यहाँ पे इन छह द्रव्यों के समूह को द्रव्य संज्ञा द्वारा अथवा सत्ता लक्षण द्वारा जानना इस न्याय का प्रयोजन है। अभी व्यवहार ने क्या कह रहा है, सामान्य रूप से संग्रह न्याय से जाने हुए द्रव्य के विशेष भेद करने को, देखो संग्रहण का एक फायदा तो यही है, संग्रहण का एक फायदा तो यही है कि ये एकता स्थापित करता है समाज में। पहली बात तो मैं दूर का लाभ, ये समाज में एकता स्थापित करता है, इसके बिना समाज में एकता स्थापित नहीं हो पाएगी। चलो व्यवहार बस की बात करने एक के बाद किस्म बात का, करता हूँ मैं, बस व्यवहार की एक बात किस्म करने का। के बाद बात करता हूँ कि अब ये क्या व्यवहार ने क्या कर रहा है, बिखेर रहा है। जैसे द्रव्य के छह भेद करना, इस प्रकार ये तीन भेद द्रव्य आर्थिक न्याय के बताए कि व्यवहार ने क्या कर रहा है, विधि पूर्व भेद करता है। अविधि पूर्व भेद नहीं करता, कैसे ही भेद नहीं करता।
भेद करेगा, विधि पूर्वक भेद करेगा, उसका नाम है व्यवहार। अब देखो व्यवहार के भी दो भेद हैं, शुद्ध और अशुद्ध। व्यवहार के भी दो भेद हैं, शुद्ध और अशुद्ध। एक सामान्य अपेक्षा कथन, एक विशेष अपेक्षा कथन, व्यवहार के भी। लेकिन ये व्यवहार निश्चय व्यवहार वाला व्यवहार नहीं है, है ना। ये भी यहाँ कहेंगे हम, इसकी परिभाषा भी कहेंगे हम, अभेद में भेद करता है। इस व्यवहार की परिभाषा भी है कि ये अभेद में भेद करता है, लेकिन फिर भी ये व्यवहार निश्चय व्यवहार वाला व्यवहार नहीं है ना, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो जैसे द्रव्य 6 प्रकार के हैं, जैसे हमने कहा द्रव्य 6 प्रकार के हैं, तो ये तो क्या हुआ, शुद्ध व्यवहार ने। शुद्ध व्यवहार ने, ये शुद्ध व्यवहार ने क्यों है, द्रव्य 6 प्रकार के में शुद्ध व्यवहार की क्या बात है, क्योंकि हमने जो 6 द्रव्य है ना, उन 6 द्रव्यों को जब इकट्ठा किया था, 6 द्रव्यों को जब इकट्ठा किया था, तो किसके आधार पे किया था इकट्ठा, संग्रहने के आधार अस्तित्व के आधार पर, संग्रहण के आधार पे, अस्तित्व के आधार पे। और अस्तित्व के आधार पे जो संग्रह किया था वो कौन सा संग्रहण था, शुद्ध शुद्ध संग्रहण। तो शुद्ध संग्रहण के आधार पर ग्रहण किए हुए पदार्थों को इसने बिखेरा है, इसीलिए ये शुद्ध व्यवहार है। तो द्रव्य 6 प्रकार के हैं, ये शुद्ध व्यवहार का कथन है कि द्रव्य 6 प्रकार के हैं, क्योंकि वो समेटे शुद्ध, शुद्ध के आधार पर थे हमने। तो शुद्ध के आधार पर समेटे हैं, तो बिखेरने का काम भी शुद्ध के आधार पे होगा। और जब हम कहें जीव, और जीव हम कहें जीव, तो संग्रहण हो गया ये, है ना, अशुद्ध संग्रहण है। और अब हम कहें जीव के 2 प्रकार, संसारी या मुक्त या त्रस या स्थावर या कुछ भी भेद, हम कहें जीव के 2 प्रकार हैं, संसारी और मुक्त, तो ये कहना अशुद्ध व्यवहार का कथन है, क्योंकि हमने संसारी और मुक्त का संग्रह अशुद्ध संग्रहण के आधार पर किया है, इसलिए अशुद्ध के आधार पर समेटी गई चीज को बिखेरना अशुद्ध का विषय है, इसलिए अशुद्ध व्यवहार ने। अब ये सामान्य विशेष क्यों है फिर, कि जीव सामान्य है, उसके विशेष हो गए संसारी और मुक्त, तरस और स्थावर, वो उसके विशेष हो गए, तो इसके आधार पर वो हो गया अशुद्ध व्यवहार ने। अब देखो अशुद्ध व्यवहार ने का विभाजन है ना, ये विभाजित कर रहा है। पहले द्रव्य को 6 में विभाजित किया, फिर इसने जीव द्रव्य को ले लिया 1 को, फिर जीव द्रव्य को 2 में विभाजित किया, संसारी और मुक्त, फिर संसारी को विभाजित करेगा, ऐसे विभाजित करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा। तो कहाँ तक कर सकता है विभाजन, कि जहां दूसरा विभाजन ना हो वहां तक विभाजन कर सकता है अशुद्ध व्यवहार ने, है ना। कार्तिक अनुप्रेक्षा में है, कार्तिक अनुप्रेक्षा में गाथा आती है एक, उसमें लिखा है कि अशुद्ध व्यवहार का विभाजन अविभाज्य अंश अर्थात परमाणु पर्यंत है, जिसके बाद दूसरा विभाजन नहीं हो वहां तक विभाजन कर सकता है ये। और संग्रहण क्या करेगा, यदि इसके आधार पर संग्रहण की परिभाषा बोलेंगे कि उस अविभाज्य परमाणु से लेकर जिसके बाद दूसरी एकता नहीं हो सकती वहां तक का संग्रह करता जाएगा, वो संग्रह करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा, अशुद्ध संग्रह ने। और अशुद्ध व्यवहार ने विभाजन करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा। तो हम कहीं पर भी जो बीच की संख्या है पूरी, एक अविभाज्य और एक पूर्ण रूप से एक, उसके बीच में जो कुछ भी है वो कथन संग्रहण से भी होगा व्यवहार से भी होगा, इसलिए भी कंफ्यूजन मत करना कि संग्रहण से क्या व्यवहार से क्या है। अब देखो क्या है, ये संग्रह और व्यवहार एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के विरोधी भी हैं, एक दूसरे के पूरक भी हैं। ग्रंथों में ऐसा एग्जाम्पल आता है कि संग्रह और व्यवहार ने मथनी की डोरी के 2 छोर हैं, है ना, 2 छोर हैं, एक छोर को आगे करेंगे दूसरे को पीछे जाना पड़ेगा, और दूसरे को आगे करेंगे तो इसको आगे आना पड़ेगा। यदि हमको मक्खन चाहिए तो हमको मथना पड़ेगा दोनों छोरों से। वैसे ग्रंथ में ऐसा एग्जाम्पल दिया, यदि हमको वस्तु स्वरूप समझना है तो हमें भेदों में भी जाना पड़ेगा, अभेदों में भी जाना पड़ेगा। तो हमें व्यवहार की डोरी को भी खींचना पड़ेगा कभी, और कभी हमको संग्रहण की डोरी को पीछे करना पड़ेगा, कभी संग्रहण की डोरी को आगे करना पड़ेगा, व्यवहार की डोरी को पीछे करना पड़ेगा, मथना पड़ेगा हमें।
वस्तु स्वरूप को समझने के लिए हमें भेद और अभेदों को मथना पड़ेगा, मात्र द्रव्य में ही नहीं, सब जगह। वस्तु स्वरूप मतलब पूरा वस्तु स्वरूप समझना है, तो वस्तु स्वरूप समझने के लिए हमें भेद और अभेदों को मथना पड़ेगा, उसके बिना नहीं समझ पाएंगे। देखो, संग्रह ने अद्वैत को बताता है और व्यवहार ने द्वैत को बताता है। यहाँ अद्वैत द्वैत का अर्थ भी वो नहीं है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि कथन बहुत सारे आएंगे, इसलिए मैंने पहले दिन कहा था कि द्रव्य, जहां जब कहेंगे हम द्रव्य, तो द्रव्य का एक अर्थ नहीं है, द्रव्य के बहुत सारे अर्थ हैं। एक अर्थ नहीं कह सकते हम द्रव्य का कि द्रव्य का एक ही अर्थ है, बस द्रव्य के बहुत सारे अर्थ हैं। अब कहाँ, किस अपेक्षा से, कैसे यूज में ले रहे हैं द्रव्य को, ज्यादा वो पढ़ाने से नॉलेज याद हमें नहीं चाहिए। रहता भैया, हैं? ज्यादा पढ़ाने से याद नहीं रहता दिमाग में। एक बार बताओ, पढ़ा तो जब के सही कई रहेगा। अर्थ होते हैं, सुनो, हाँ, जब के कई अर्थ होते हैं, एक एक अर्थ तो ये हो गया, और दूसरे अर्थ भी तो बताओ। देखो, एक जब एक कहीं पर द्रव्य, जैसे मैंने कहा ना, एक तो कहा जाएगा अस्तित्व की अपेक्षा द्रव्य, हैं? एक कहा जाएगा द्रव्य अस्तित्व की अपेक्षा, अस्तित्व की अपेक्षा। एक कहा जाएगा द्रव्य चेतनत्व की अपेक्षा। तो ये तो व्यवहार न्याय में हो गए। मैं वही कह रहा हूँ, संग्रह व्यवहार में ही कह रहा हूं मैं कि अच्छा। मैंने इसलिए कहा अभी बीच में, जैसे मनुष्य है, जैसे हम्म, मनुष्य है, तो मनुष्य का एक अर्थ नहीं है। जे मनुष्य कह रहे हैं हम, तो मनुष्य का एक अर्थ नहीं है। मैंने भी एग्जांपल दिया था मनुष्य का, कि मनुष्य का एक अर्थ नहीं है। संग्रह मनुष्य में कहना संग्रहण का विषय भी है, और मनुष्य कहना व्यवहार का विषय भी है। संग्रहण का विषय मनुष्य कहना, उसका अर्थ अलग है, और व्यवहार के विषय का मनुष्य कहना, उसका अर्थ अलग है। वैसे ही संग्रहण का द्रव्य कहना, उसका अर्थ अलग है, व्यवहार का द्रव्य कहना, उसका अर्थ अलग है। कहा जाएगा द्रव्य ही, कहा जा रहा है मनुष्य ही ये बस, भैया थोड़ी पढ़ा लेकिन है। अर्थ अलग अलग है। तो कहाँ पे किस अपेक्षा कहा जा रहा है, वो हमको समझना पड़ेगा। देखो, अद्वैतपना बताता है संग्रह ने, और द्वैतपना बताता है व्यवहार ने, ठीक है। है ना। अब देखो यहाँ पे भी इसको व्यवहार ने को कहते हैं अशुद्ध द्रव्य आर्थिक ने। हम्म। अब यहाँ वो वाले शुद्ध अशुद्ध द्रव्य आर्थिक ने भी नहीं है। सब। जो द्रव्य आर्थिक ने के 10 वेद है ना, हाँ हाँ। वो शुद्ध अशुद्ध की बात नहीं है यहाँ पे। अच्छा। यहाँ जो शुद्ध अशुद्ध द्रव्य आर्थिक ने है, उनका अर्थ मात्र इतना ही लगाना कि वो शुद्ध है। वो एक सामान्य पने से बात कर रहा है, द्रव्य एक है, ये उसकी शुद्धता है, और द्रव्य 6 हो गई, ये उसकी अशुद्धता है। द्रव्य 6 हो गई, ये उसकी अशुद्धता है। हाँ ठीक अशुद्ध है। का अर्थ है भेद, भेद ग्रहण कर रहा है वो। हम्म। तो इसलिए उसको अशुद्ध द्रव्य आर्थिक ने का विषय कह दिया हमने व्यवहार को। बस अब विषय ले लो थोड़ा और। हाँ, हाँ, अच्छा, एक बार बताओ, अभी आपने प्रश्न किया था कि अर्थ हाँ। अर्थ 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 शब्द नहीं, अर्थ नहीं, तो इसमें अर्थ नहीं कि आपने क्या अभी बताते हैं, अर्थ नहीं तो अर्थ नहीं क्या बताया आप, क्या अर्थ नहीं इसमें? अर्थ नहीं तो बता रहा हूँ मैं, और क्या बता रहा हूँ इतनी देर से। द्रव्य क्या होता है, अर्थ ही तो होता है। तो ये अर्थ सत्ता, नहीं हो गया, अर्थ अर्थ सत्तात्मक नहीं में तो वस्तु बताओ। को मिलाई अर्थ नहीं कहते है हैं। अभी। सत्तात्मक वस्तु को अर्थ कहते हैं, उत्पाद भी द्रव्य युक्त वस्तु को अर्थ कहते हैं। तो मैं बात तो उसी की तो कह रहा हूँ मैं बात। सारी बात अर्थ ने की चल रही है। आप लेकिन एक ही द्रव्य में ढूंढ रहे हो, मैं हम्म, एक द्रव्य में नहीं ढूंढ रहा हूँ अभी। आप एक हम्म, द्रव्य में ढूंढ रहे हो अर्थ को, मैं पूरे विश्व में हम्म। ढूंढ रहा हूँ अर्थ को। मैं अभी विश्व का भ्रमण कर रहा हूँ, मैं मात्र एक द्रव्य का भ्रमण नहीं कर रहा हूँ अभी। कहने का मतलब क्या हुआ? देखो मैं बताता हूँ, देखो, ये समझ विश्व में में नहीं अनंत पदार्थ हैं, अनंत द्रव्य हैं। अनंत द्रव्य अपने अपने परिणाम से परिणामित हो रहे हैं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, लेकिन फिर भी उन द्रव्यों में कुछ समानताएं पाई जाती हैं, कुछ असमानताएं पाई जाती हैं। हमें उन समानता का भी ज्ञान होना चाहिए, और उन असमानता का भी ज्ञान होना चाहिए। असमानता का ज्ञान नहीं होगा तो भेद ज्ञान नहीं कर पाएंगे, और समानता उदाहरण का तो ज्ञान नहीं होगा तो समन्वय स्थापित नहीं कर पाएंगे, एकता स्थापित नहीं कर पाएंगे हम। उदाहरण भी करो, उदाहरण भी बोल दिया, उदाहरण। मैं वही बता समानता रहा हूँ। असमानता अब के उदाहरण जैसे बोलो। समानता पाई जाती है, समानता पाई जाती है, तो हाँ। समानता के आधार पर संगणन क्या करता है, एकता स्थापित करता है। और असमानता के आधार पर व्यवहार ने उनको विभाजित कर देता है। बहुत एग्जाम्पल बहुत सिंपल है। जैसे
सब भारतीय हैं, हम्म, ये समानता है भारत देश में रहने वालों की। हम्म, यदि हमको इस समानता का ज्ञान नहीं होगा तो हम भेदभाव करने लग जाएंगे। ठीक है। और ये राजस्थानी है, ये गुजराती है, ये असमानता है। वो अच्छा। राजस्थानी गुजराती नहीं हो सकता, गुजराती राजस्थानी नहीं हो सकता, ये असमानता है। अब ये असमानता का भी ज्ञान होना चाहिए हमको, किसको, कौन राजस्थान का कौन गुजरात का है। कि हाँ, हम यदि हम राजस्थानी हैं तो हम राजस्थानी से अलग अलग अटैचमेंट रखेंगे गुजराती की बजाय। तो हमें वो ज्ञान भी होना चाहिए। मीन्स देखो, है तो बहुत सरल है। वास्तव में अरे संज्ञा ने सरल तो व्यवहार ने बहुत है। एकत्र अभी इतना एकत्वपने को सूत्र बताते है, हैं और साथ विभक्तपने में को रहा है, बताते हैं। साथ में सूत्र ही सूत्र निकल रहा है। उसका दे, प्रयोजन ही समझ में नहीं आ देखो, रहा। संग्रह ऐसा ने उल्टा और सीधा व्यवहार ने, बंदा थोड़ा है, थोड़ा बात समझा कर समझ जाओ। में आएगा। हाँ मैं भाई जैसे बता रहा हूँ, आपका, सुनिए, मैं भाई देखो, हाँ ज्यादा मत समझा। चलो ठीक है, मैं सीधी सीधी बात करता हूँ। देखो, हाँ, हम यदि ये संज्ञा व्यवहार को नहीं समझेंगे, हम प्रयोग कर रहे हैं संज्ञा व्यवहार का विश्व में, पूरा प्रयोग कर रहे हैं हम व्यवहार का। यदि हम संज्ञा व्यवहार को नहीं समझें, तो ये संज्ञा व्यवहार नहीं हो तो हम किसी को मनुष्य नहीं कह पाएंगे, फिर किसी को हम जीव नहीं कह पाएंगे। संज्ञा व्यवहार के बल पे जीव कह पा रहे हैं हम, संज्ञा व्यवहार के बल पे मनुष्य कह पा रहे हैं हम, संज्ञा व्यवहार के बल पे अध्यापक, ये छात्र है, ये अध्यापक है, ये जीव है, ये द्रव्य है, ये जितने भी हम कह पा रहे हैं, जो भी कथन हो रहे हैं, वो इन दो के बिना नहीं होंगे। जितने भी कथन हो रहे हैं, क्यों नहीं होंगे? जितने भी अपन कथन तो है, एस बात वाइज है, करते हैं बात। जितने भी कथन हैं, उन कथनों को हम इन दो के बिना नहीं कह पाएंगे, संग्रहण और व्यवहार के बिना। जो भी कथन आपको करना है, उस कथन को आप इस संग्रहण व्यवहार के बिना नहीं कर पाओगे, जितने भी हैं। जैसे कोई एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति वृद्ध भी है, वो व्यक्ति श्रावक भी है, वो व्यक्ति मुमुक्षु भी है, वो व्यक्ति जैन भी है, वो व्यक्ति मान लो डॉक्टर भी है, सब है। तो अब हम उसको वृद्ध कहें तो वृद्ध वो अकेला नहीं है, वृद्ध और भी हैं। डॉक्टर वो अकेला नहीं है, डॉक्टर और भी हैं। श्रावक वो अकेला नहीं है, श्रावक और भी हैं। जैन वो अकेला नहीं है, जैन और भी हैं। मुमुक्षु वो अकेला नहीं है, मुमुक्षु और भी हैं। संग्रह ने व्यवहार ने के बिना कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सामान्य व्यवहार की बात है मेन रूप से, कि हम सामान्य व्यवहार को भी नहीं पाल पाएंगे। ये दोनों कैसे? एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए इन दोनों की आवश्यकता है। क्योंकि हमें भेदों की भी आवश्यकता है और अभेद की भी आवश्यकता है। ठीक है, इतना ध्यान रखना। आगे चलता हूं मैं। ठीक है, हमको विभाजन करना भी आवश्यक है और संग्रह करना भी आवश्यक है हमारे लिए। समाज में एकता स्थापित नहीं कर पाएंगे हम, कुछ भी नहीं कर पाएंगे हम। मीन्स यदि संग्रह व्यवहार को नहीं जानेंगे हम, यदि मैं 8 अंगों में घटाऊं संग्रह व्यवहार को, हम बासरे नहीं कर पाएंगे। संग्रह व्यवहार के बिना हम बासरे नहीं रख पाएंगे। संग्रह व्यवहार के बिना वो नहीं कर पाएंगे हम। अब आप, मैं पॉइंट दे रहा हूं, आप समझना कैसे नहीं कर पाएंगे। संग्रह व्यवहार के बिना स्थिति ग्रहण नहीं कर पाएंगे हम। संज्ञा व्यवहार के बिना बात नहीं रख पाएंगे। संज्ञा व्यवहार का पता नहीं होगा तो हमको, इतनी उपयोगिता है संज्ञा व्यवहार की। हमें यही और समझ में नहीं, क्यों नहीं कर पाएंगे? कैसे करोगे बताओ, बताओ कैसे नहीं करेंगे? बताओ कैसे करोगे वात्सल्य? हम तो वात्सल्य वैसे किससे ही करना करते हैं, बात हो चाहिए? जाता। एक जैन व्यक्ति है, एक अजैन व्यक्ति है। हाँ, ठीक है, तो हाँ। जैनों से कैसा वात्सल्य करोगे, अजैनों से कैसा व्यवहार करोगे आप? बताइए, कैसे व्यवहार करोगे? ये तो जैनों से व्यवहार नहीं ज्यादा आ, अपना करेंगे। होगा। आप अरे, आप ये तो अपने व्यवहार घर नहीं से पे आपने भोजन के लिए बुला रहे हो, संग्रह किसको से क्या बुलाओगे? क्या मतलब? संग्रह नहीं से, हैं? व्यवहार नहीं से तो आपने कह दिया कि जैन के साथ ये व्यवहार करो, अजैन के साथ ये व्यवहार करो, पर संग्रह नहीं से क्या करोगे? तो सब एक ही है, तो तो उसमें क्या व्यवहार करें? मैं वही कह रहा हूँ ना, मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि हम्म, यदि व्यवहार का पता नहीं होगा, यदि आपको जैन अजैन का भेद पता नहीं होगा, हम्म, तो आप अपने घर पे किसी को ही बुला लोगे। फिर चाहे हम्म, वो नीच जाति का हो, चाहे कोई भी हो, किसी को ही बुला लोगे अपने घर पे, कि नहीं हम्म, बुलाएंगे हम। इसलिए हमको व्यवहार का ज्ञान चाहिए हम्म, और संग्रह का ज्ञान चाहिए, कि सब मनुष्य मात्र हैं। यदि हम सामान्य देखेंगे तो जो यदि हम अंतर करेंगे, यदि आप
बाहर रोड पे जाके नीच जाति वाले को नीच जाति से देखो, केस हो जाएगा आप पर। ये नीच जाति वाले के साथ नीच जाति जैसा व्यवहार करोगे, उल्टा सीधा बोलोगे, कुछ भी करोगे तो ये नीच जाति का है, ये भी ज्ञान होना चाहिए, और ये मनुष्य है, ये भी ज्ञान होना चाहिए हमें। उसके बिना व्यवहार नहीं कर पाएंगे हम। नीच जाति वाले के साथ मनुष्य जैसा व्यवहार करेंगे, जानवर जैसा व्यवहार नहीं करेंगे। हमें पता होना चाहिए मनुष्य है वो भी हमारे जैसा है, अजैन है लेकिन हमारे जैसा है। यदि मैं इसकी अपेक्षा बात करूं कि अजैन है लेकिन सिद्धों जैसा है, अजैन है लेकिन ये भी गायक है, मैं भी गायक हूं, ये संग्रह हो गया। मैंने गायक बने की अपेक्षा संग्रह कर लिया, मैंने गायक की अपेक्षा संग्रह कर लिया सबका। ये भी गायक, ये भी गायक, अरे ये ढोल भी तो गायक है, अरे नारकी भी गायक है। तो वहां की बात नहीं कर रहा, यहाँ मनुष्यों की बात कर लेते हैं। अरे जैन भी गायक है, अरे रात्रि भोजन करने वाला भी गायक है। रात्रि भोजन करने वाला भी उतना ही आदरणीय है जितना जैन। जितना रात्रि भोजन त्याग करने वाला आदरणीय है, उतना ही रात्रि भोजन करने वाला आदरणीय है। जितना मोक्ष रात्रि मार्ग भोजन में के कितने त्याग होते वाला हैं क्या? पूजनीय है, उतना ही रात्रि भोजन करने वाला पूजनीय है। है ना? संग्रह के आधार पर बात कर रहा हूं मैं। अच्छा, अब एक बात और बताइए, इसमें मोक्ष हाँ मार्ग में क्या प्रयोजन है? कैसे सिद्ध हाँ। होगा मोक्ष मार्ग में? संग्रह है वो अरे व्यवहार मोक्ष नहीं। मार्ग, विश्व मैत्री कैसे बनाओगे आप? विश्व मैत्री पढ़ी नहीं नहीं, पढ़ी मोक्ष आपने? मार्ग विश्व मैत्री के कितना बिना मोक्ष तीर्थंकर मार्ग है क्या? प्रकृति का बंध नहीं होता। विश्व मैत्री आप संग्रह ने व्यवहार के बिना नहीं बना सकते, संग्रह ने व्यवहार का ज्ञान नहीं होगा तो आपको। और विश्व मैत्री की भावना से तीर्थंकर प्रकृति बनती है, और विश्व समय मैत्री की दर्शन में? भावना से। और समय दर्शन में? है समय दर्शन को प्राप्ति में इसका क्या योगदान है? सम्यक दर्शन में क्षय और पर को किसके आधार पे जानोगे? संग्रह के आधार क्षय पे? और पर का भेद। अब क्षय और पर का भेद किसके आधार पे करोगे? किसके आधार पे करोगे क्षय और पर का भेद? व्यवहार नहीं से। मानने के आधार पर। तो आ गया ना, व्यवहार ने और संग्रह ने, व्यवहार ने दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। संग्रह ने व्यवहार ने दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। क्षय पर का भेद विज्ञान नहीं कर पाएंगे हम। क्षय पर के भेद विज्ञान में यदि मैं और यदि कहूं संग्रह ने व्यवहार ने को नहीं जानेंगे तो राग द्वेष दूर नहीं होंगे हमारे। अब आप विचार करना कैसे नहीं होंगे। यदि हम अभेद और भेद दोनों का ज्ञान नहीं रखेंगे तो या तो द्वेष कर लेंगे या राग कर लेंगे। छोड़ने के नाम पे द्वेष कर लेंगे, ग्रहण करने के नाम पे राग कर लेंगे। यदि हमको भेद और अभेद संग्रह इन के आधार संग्रह ने पे? व्यवहार का ज्ञान नहीं होगा तो। इतने और उपयोगी है संग्रह के संग्रह ने आधार पे? व्यवहार ने। संग्रह के आधार पे कैसे राग द्वेष को दूर करेंगे? अब आप विचार करना ये कैसे कर सकते हैं, आप विचार करके नहीं, अभी देखना, कल बात कर ना, लेंगे हम, नहीं हमने तो आप आपको विचार करना। इसमें लेकिन इसमें पहले पढ़ाई नहीं है, हम तो ये भी निरुपय सीढ़ी इसलिए समझ पा रहे हैं। हमें इसकी निरुपय उपयोगिता यत्न भी होना नहीं मिलती चाहिए। आप सीढ़ी। स्वयं विचार करो कि राग द्वेष कैसे नहीं हो। संग्रह ने व्यवहार ने से आप स्वयं विचार करना पहले कि संग्रह ने और व्यवहार ने को जाने बिना राग द्वेष दूर कैसे नहीं हो सकते। संग्रह ने व्यवहार ने को नहीं जानेंगे तो राग द्वेष दूर नहीं कर पाएंगे, समता नहीं रख पाएंगे हम। यदि देखो, यदि संग्रह ने व्यवहार ने की खबर नहीं होगी, ठीक है, एक एग्जांपल दे देता हूं मैं, तो संग्रह ने व्यवहार ने की खबर नहीं होगी तो हम सप्त व्यसनी को द्वेषपने से देखेंगे, निंदा की दृष्टि से देखेंगे। सप्त व्यसनी को, सप्त व्यसनी को हम गले नहीं लगा पाएंगे, संग्रह ने व्यवहार ने नहीं होगा तो हमारे पास। सप्त व्यसनी को मुनिराज अंजन चोर को दीक्षा नहीं दे पाते संग्रह ने व्यवहार ने के ज्ञान बिना। अब आप विचार करना कैसे। अंजन चोर को संग्रह ने व्यवहार ने के ज्ञान के बिना, संग्रह ने व्यवहार ने के आधार पर, संग्रह ने व्यवहार ने दोनों के आधार पर अंजन चोर को गले लगा पाएंगे हम। हाँ, उसको हम मतलब हम एक सिद्ध समान मैं नहीं देखेंगे। कह रहा हूं, चलो आगे बात, बहुत सारी बातें हो सकती हैं। अरे इस संग्रह ने व्यवहार ने के आधार पर हम एक युद्ध करने वाले को भी सम्य दृष्टि देख सकते हैं, सम्य दृष्टि कह सकते हैं। नहीं तो नहीं कह पाएंगे। अब विचार करके देखना कैसे नहीं कह पाएंगे संग्रह ने और व्यवहार ने के बिना। संग्रह ने और व्यवहार ने से कैसे कर पाएंगे, उसके बिना नहीं देख पाएंगे। हमको लगेगा ये तो सप्त व्यसन नहीं है, ये तो है ही नहीं कुछ भी। चौथे गुणस्थान को नहीं समझ पाएंगे हम, संग्रह ने व्यवहार ने का पता नहीं होगा तो हमें। बातें तो बहुत सारी हैं, आगे चलना है आपको, विचार आपको करना है। क्योंकि देखो, द्रव्य द्रव्य को जानना है, द्रव्य आर्थिक नय से। द्रव्य को जानने के लिए ये नय है,
इसका अर्थ है कि संग्रह ने भी द्रव्य को जानने के लिए है, व्यवहार ने भी द्रव्य को जानने के लिए है, निगम ने भी द्रव्य को जानने के लिए है। अब आप विचार करना कैसे जान सकते हैं संग्रह ने व्यवहार ने को। विषय तो बहुत व्यापक है एक एक ने का। ठीक है, आप विचार करना और देखो, संग्रह ने को शुद्ध द्रव्य आर्थिक ने का विषय कहा है और व्यवहार ने को अशुद्ध द्रव्य आर्थिक ने का विषय कहा है। उसके बाद भी शुद्ध द्रव्य आर्थिक ने का विषय कहा है और फिर भी कह रहे हैं अशुद्ध संग्रह ने भी होता है। अशुद्ध द्रव्य आर्थिक ने का विषय कह रहे हैं व्यवहार ने को, फिर भी कह रहे हैं शुद्ध व्यवहार ने होता है। विचार करके देखना, बहुत सारी बातें हैं, उनका हम यहाँ सेम विचार करें कि ये तीन वेद द्रव्य आर्थिक ने के जो कहे हैं वो किसके आधार पे कहें। अभी तो मैं क्या कहूँ, अभी पर्याय आर्थिक ने के वेद पढ़ेंगे ना हम। पर्याय आर्थिक ने का एक वेद ऐसा है इसको द्रव्य आर्थिक ने भी कहा जाता है। पर्याय आर्थिक ने है और द्रव्य आर्थिक ने भी कहा जाता है उसको। वो तो उसमें भी कहा जाता है, प्रयास से नहीं के भेद में भी कर्म उपाधि नहीं, इस दृष्टि से नहीं, द्रव्य आर्थिक ने का ही कहा है, द्रव्य आर्थिक ने है ये। पर्याय आर्थिक ने है और कह रहे हैं द्रव्य आर्थिक ने है। मैं इसलिए कह रहा हूँ विवक्षा बहुत हैं, इसलिए हम जितना समझे उतना समझ सकते हैं। देखो, हमको लग रहा है कि ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, बहुत चक्र उलझ गया है। कल मैंने इसलिए कहा था अर्जुन बनना पड़ेगा, अर्जुन बनना पड़ेगा। इस चक्र आचार्यों ने तो इसको क्या कहा है, अमोघ चक्र। उस अमोघ चक्र के द्वारा संसार रूपी चक्र को भेदा जाता है। संसार रूपी चक्र को भेदने के लिए अमोघ चक्र है इन न्यायों का ज्ञान। अब वो होना चाहिए, एक सामान्य ज्ञान हो लेकिन होना चाहिए, ज्यादा डीप का ना भी हो, क्योंकि हम इन न्यायों को ना जानने के कारण ही परेशान हैं। अब कोई ये कहे हमारी इतनी बुद्धि नहीं है, हम न्याय को नहीं जान सकते, तो बस ज्ञायक भाव को जान, कुछ मत जान इसके अलावा। ये जानने जाएगा तो न्याय जान पहले। यदि जानना है तो पहले न्यायों को जान, और नहीं जानना है तो मुझे ज्ञायक भाव को जान, जैसे तीन जानते हैं और ज्ञायक को जान के सम्यक दर्शन कर लेते हैं। फिर कुछ भी मत पढ़, फिर कुछ भी मत पढ़, ये ज्ञायक जान, बस मैं ज्ञायक हूँ, ज्ञायक हूँ, ज्ञायक हूँ, ज्ञायक हूँ, बस। उसे पढ़ने जाओगे तो न्याय का ज्ञान चाहिए, नहीं तो या तो चार पांडव की तरह बाहर रह जाओगे या अभिमन्यु की तरह मारे जाओगे। इसलिए न्यायों का सामान्य ज्ञान तो होना ही चाहिए। इसीलिए पंडित टोडामल जी ने भी और आचार्य अमृतचंद देव ने भी श्रोताओं को भी नहीं छोड़ा, वक्ताओं को भी नहीं छोड़ा। वो पे न्यायों का ज्ञान करो, तब श्रोतापना आएगा, तब वक्तापना आएगा। हम न्यायों में उलझ जाते हैं, अरे वहां तो ऐसा कहा है, वहां तो ऐसा लिखा है, वहां, लेकिन लिखा किसने से है, कहां पर किसने से क्या लिखा है, ये ना समझ पाने के कारण ही सब पंथवाद खड़े हो रहे हैं। जो कुछ भी खड़ा हो रहा है इस न्याय को ना समझने के कारण हो रहे हैं। इसलिए हमें न्याय को समझने की बहुत आवश्यकता है। न्याय को समझे बिना हम उलझेंगे और कुछ नहीं होगा, संसार चक्र उलझेगा हमारा, सुलझेगा नहीं। इसलिए न्याय को हम समझें। यहाँ तो देखो बहुत संक्षेप की बात है, न्याय तो बहुत बड़ा विषय है, लेकिन हमें जानना चाहिए सामान्य पनी से। डीप में मत जाओ ज्यादा, लेकिन सामान्य पनी से इतना नहीं पढ़, वैसा पढ़ के रह जाओ। उसका मीनिंग पता होना चाहिए हमें, उसका भाव पता होना चाहिए, उसका भाव भाषण होना चाहिए। सामान्य जानने का अर्थ ये नहीं है हम परिभाषा जानते हैं, संग्रह ने इकट्ठा करता है, व्यवहार ने बिखेरता है, ये सामान्य जानना नहीं है संग्रह ने व्यवहार ने का। उसका भाव पता होना चाहिए, और फिर जब प्रयोग हो रहा हो उसका, तो हमें पता होना चाहिए यहाँ प्रयोग किसका हो रहा है, संग्रह का प्रयोग हो रहा है कि व्यवहार का प्रयोग हो रहा है। तब हम निर्णय कर पाएंगे। इसीलिए निरुप्य यत्नेन समुपास्यम कहा था मैंने, निरुप्य यत्नेन समुपास्यम। सम्यक ज्ञान का सेवन करने की एकमात्र शर्त है निरुप्य यत्नेन समुपास्यम। यदि सम्यक ज्ञान का सेवन करना है तो करना पड़ेगा। यहाँ मेहनत लगेगी, यहाँ मेहनत लगेगी, और हम मेहनत करना नहीं चाहते। हम जो हमको पता है उतना हम सुन लें तो हमको लगता है हमने अच्छा सुना है, और जब मेहनत लगती है विचारने में तो हमको लगता है ये विषय तो भैया हमारे क्षमता से बाहर है। क्षमता से बाहर नहीं है, आपकी जड़ बुद्धि है। क्रिया जड़त्व कहा है इसको मैं जिनागम के नहीं जा रहा हूँ ज्यादा। क्रिया जड़त्व कहा है इसको, कि बस जो रूटीन में हमने सुना हुआ उसी को सुनना चाहते हैं, क्रिया जड़त्व है ये। हम क्रिया से जड़ हो गए हैं, हम इसके आगे विचार नहीं करना चाहते, हम इसके आगे सोचना नहीं चाहते।
जो हमको पता है उतना ही सोचना चाहते हैं, उससे आगे बढ़ना ही नहीं चाहते हम। और जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, आगे सोचेंगे नहीं, बस जो हमको पता है उसके आधार से बात करो, उसके आगे बात मत करो। कि नहीं, इससे काम नहीं चलेगा, निरुपय यत्नेन समुपास्यम चाहिए तो चाहिए। डॉक्टर इसलिए निरुपय यत्नेन समुपास्यम करो, और निरुपय यत्नेन समुपास्यम करते हुए ही वस्तु का निर्णय होगा, उसके बिना वस्तु का निर्णय नहीं होगा। और निर्णय बिना भेद ज्ञान नहीं होगा, निर्णय के बिना सम्यक दर्शन नहीं होगा, निर्णय के बिना मोक्ष मार्ग नहीं होगा, निर्णय के बिना कुछ नहीं होगा। निर्णय के बिना 11 अंग और 9 पूर्व का ज्ञान भी बेकार है निर्णय के बिना, और निर्णय के बिना चित्त बुद्धि का ज्ञान भी उपयोगी है। विचार करना, हम सब भी इन न्यायों को भली भांति जानते हुए वस्तु स्वरूप को समझें, और वस्तु स्वरूप को समझकर उसका निर्णय करके रत्नात्रय को प्राप्त कर निकट काल में सिद्धों के बीच जाकर विराजमान हो। इसी मंगल भावना के साथ हम अभी की बात को यहाँ विराम देते हैं। शंका तो मुझे पता है आपकी बहुत सारी हो रही होंगी, शंकाओं का समाधान तो आपको जिनवाणी ही देगी, बहुत हो रही है। क्योंकि ये नए कोई व्यापक विषय है, इसकी चर्चा में हम समय नहीं दे सकते ज्यादा। और कल हम पर्यायार्थी न्याय को पूरे को एक साथ लेंगे, अभी पढ़े भी चारों नहीं न्यायों है ना नए, इसलिए कठिन लग रहे हैं ना, नए पढ़े भी नहीं है ना। बात तो ये नहीं, नहीं, बिना बिना न्यायों को परे निर्णय नहीं कर पाओगे वस्तु स्वरूप का। अभी तो वो साथ में वो भी नहीं पढ़े हमने। बिना न्यायों को परे वस्तु मेरे का पास निर्णय में नहीं कर पढ़े आते पाओगे। नए भी कहाँ नहीं पे पढ़े। आचार्य क्यों कह रहे हैं, किस अपेक्षा कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं। फिर तो वो वाली बात होगी पंडित टोडामल जी ने कहा है कि तू कोई शब्द आराम और से अर्थ में संतुष्ट है। मूर्ख की उपाधि दी है पंडित टोडामल जी ने। आचार्य कुंद कुंद देव की ही गाथा का रेफरेंस लिया है कि तू शब्द और अर्थ में संतुष्ट है। न्यायों को जाने बिना हम शब्द और अर्थ में संतुष्ट हो जाएंगे कि हाँ, ये शब्द लिखा हुआ है, ये गाथा लिखी हुई है, और ये गाथा ऐसा कह रही है, छुट्टी, और इसलिए कह रही है। हमने जो सामान्य अर्थ निकाल लिया उसका, जो जो हमें लग रहा है ना, हमने गाथा का प्रयोजन निकाल लिया, हमने गाथा का प्रयोजन समझ लिया। गाथा का प्रयोजन नहीं समझा है हमने, हमने गाथा का वो सामान्य अर्थ समझा है, उसको हमने प्रयोजन समझ लिया कि ये प्रयोजन है इसका। बस मात्र इतना प्रयोजन नहीं है आचार्यों का प्रयोजन। बातें तो बहुत सारी हैं, मैं क्या तक कहूंगा, बात में बहुत सारी, विचार करना आप सब। आप भी आ गए यहाँ। जिनवाणी स्तुति करते हैं। पर्यायर्थी नहीं के बाद फिर दोबारा लेना इस विषय को। निज निधि निज में बताई, यह आनंद उपकार है उसके लिए, जिन वाणी मोह को बंदे ना सत्य बारे है, माँ बंदे ना सत्य बारे है।